हेलो एंड वेलकम rahimsheikh.com। और आज हम लोग बात करेंगे हार्डवेयर में सर्वर फॉर्म फैक्टर्स। ठीक है, किस टाइप के सर्वर्स। फॉर्म फैक्टर मतलब सर्वर का जो लुक और आर्किटेक्चर किस टाइप का रहता है उसके लिए। ठीक है, तो और रैक माउंटेड सर्वर्स के कुछ क्वेरीज है उसके बारे में भी थोड़ा बोलेंगे। तो कोई भी डाटा सेंटर ले लो। ठीक है, जस्ट अज्यूम कि ये एक रूम एक डाटा सेंटर है। डाटा सेंटर या सर्वर रूम, कुछ लोग उसको सर्वर रूम बोलते हैं, छोटी कंपनी रहेगी, और बड़ी कंपनीज ऑर्गेनाइजेशन वो अपने आप को डाटा सेंटर बोलते हैं। ठीक है, तो डाटा सेंटर्स में रैक रहती है। ठीक है, ये रैक की जो हाइट रहती है ना 7 फुट 8 फुट 10 फुट डिपेंड करता है, और उनमें स्लॉट बने हुए रहते हैं। ठीक है, और जो भी सर्वर आप खरीदते हो तो मैं अब ये डाटा समझ लो, एक डाटा सेंटर है जो पुणे में होस्टेड है। ठीक है, समझ लो कहाँ पे, पुणे में एक डाटा सेंटर है, और जहाँ पे डाटा सेंटर का जो रूम है उसमें बहुत सारे रैक इंस्टॉल किए हुए रहते हैं। और जस्ट अज्यूम करो कि हमारे डाटा सेंटर में सिर्फ 3 रैक है, और समझ लो कि ये कोई एक ऑर्गेनाइजेशन है। हम लोग एक मॉक ऑर्गेनाइजेशन का नाम ले लेते हैं कोई भी। मेरे भाई की कंपनी है, उसका नाम है वन वर्ल्ड। ठीक है, तो वन वर्ल्ड जो कंपनी है, ऐसा समझ लो एक आईटी सर्विस कंपनी है, और जिनका एक डाटा सेंटर है पुणे में, और वहाँ पे 3 रैक है। ठीक है, इन 3 रैक में अलग अलग सर्वर्स रहते हैं। ठीक है, और सर्वर्स क्यों रहते हैं, क्यों लगते हैं सर्वर्स, तो जो भी कंपनी का वर्कलोड है, ठीक है, हो गया फिनेंशियल डेटाबेस, एचआर का डेटा। ठीक है, समझ लो कि वन वर्ल्ड जो कंपनी है वो यूट्यूब वीडियोस बनाती है, और यूट्यूब वीडियोस सेव करने के लिए और उसमें प्रोसेस करने के लिए उनके कुछ रेंडर के सर्वर है। ठीक है, जिस पे वो एडिटिंग एंड रेंडरिंग करते हैं। उनका कुछ फाइल सर्वर्स है जिनमें उनके वर्ड एक्सेल जो भी प्रोजेक्ट रिलेटेड फाइल्स है वो उसमें रहते हैं। कुछ डेटाबेस है। ठीक है, ये सब एप्लीकेशंस जैसे जैसे कंपनी ग्रो होती है, एप्लीकेशन बढ़ते जाते हैं और उनके यूजर्स बढ़ते हैं, कस्टमर्स का डेटा है उनके पास में, तो उन सब को होस्ट करने के लिए अलग अलग सर्वर्स रहते हैं। ठीक है, इसी तरह से उनका सिट्रिक्स भी रह सकता है, या फिर उनका वीडीआई का इंफॉर्मेशन रह सकता है। ठीक है, ये अलग अलग एप्लीकेशन है जो होस्ट होते हैं सर्वर के ऊपर, इंस्टॉल होते हैं सर्वर। अभी जितने ज़्यादा एप्लीकेशन उतने ज़्यादा सर्वर। ठीक है, तो हर रैक जब आती है उसमें यूज़ रहते, और सर्वर्स को हम लोग अनबॉक्सिंग करते हैं, और अनबॉक्स करने के बाद में उसके साथ कुछ रेलिंग रहती है, वो रेलिंग को फिट करते हैं, और उसके बाद में हम लोग सर्वर उसमें बिठाते हैं। सर्वर बिठाने के बाद में हर रैक के ऊपर एक स्विच लगा हुआ रहता है। ठीक है, नेटवर्क का स्विच, और ये स्विच ऊपर एक अलग नेटवर्क रैक में जाकर कोर स्विच को कनेक्ट होता है। या फिर ऐसा समझ लो कि फिलहाल में यही नेटवर्क स्विच है जो एक दूसरे से कनेक्टेड है, और यहाँ पे जितने भी सर्वर्स लगेंगे, जितने भी सर्वर्स इसके अंदर इंस्टॉल होंगे, उन सब में इनकी एक एक नेटवर्क केबल या दो दो नेटवर्क केबल प्लग होगी। अभी कोई भी सिस्टम है, कोई भी डेस्कटॉप है या लैपटॉप है, उसमें कितने लैन कार्ड रहते हैं? क्वेश्चन है तुमको। एक। ठीक है, डेस्कटॉप में या लैपटॉप में एक लैन कार्ड रहता है। ठीक है, लेकिन ये सर्वर है। ठीक है, सर्वर में हमेशा रिडंडेंसी की बात होती है। ठीक है, इसलिए सर्वर में मिनिमम 2 लैन कार्ड रहते हैं, कुछ कस्टमर्स 4 लैन कार्ड भी लेते हैं। क्यों? क्योंकि अगर एक लैन कार्ड फेल हो गया तो फिर वो दूसरे लैन कार्ड पे वर्कलोड चलेगा, या फिर तुम्हारा अगर ये स्विच जहाँ पे लैन कार्ड कनेक्टेड है वो फेल हो गया तो दूसरे लैन कार्ड पे आपका कम्युनिकेशन, दूसरे स्विच के थ्रू दूसरे लैन कार्ड पे आपका कम्युनिकेशन चल सकता है। तो अभी हम लोग अज्यूम करते हैं कि एक ही है, एक छोटी कंपनी है। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जब कंपनी बढ़ेगी तो हम लोग उसमें 2-2 लैन कार्ड ऐड करते हैं। तो अभी ये मेरा सर्वर है, और ये जो रैक में जो सर्वर्स है उन सबको एक एक निक कार्ड जो है वो इसमें कनेक्ट कर दिया है। ठीक है, और ये सब पूरा काम कर रहा है। फिर सबको एक आईपी एड्रेस मिलता है, वो हम लोग नेटवर्किंग में बात करेंगे। अभी फिलहाल में हम लोग फॉर्म फैक्टर की बात कर रहे हैं। तो ये हो गया मेरा डाटा सेंटर जिसके अंदर रैक्स है और रैक्स के अंदर सर्वर्स है। ठीक है, ये पिक्चर इमेजिन हो गया, थोड़ा समझा कैसे रहते रैक्स। अभी हम लोग आते हैं, ये समझने के बाद में हम लोग आते हैं फॉर्म फैक्टर। अभी ये मैंने जो रैक में जो सर्वर्स दिखाए, ठीक है, जो स्लॉट में घुसते हैं, और बेसिकली इनका जो शेप रहता है एक
सॉकेट के तरह है, ठीक है, जो रैक में हॉरिजॉन्टली अंदर जाता है, ठीक है, इसलिए इसको बोलते हैं रैक माउंटेड सर्वर। ठीक है, इन सब से पहले क्या होता था कि पुरानी जो कंपनीज थी या पुरानी रैक थी, रैक माउंटेड सर्वर्स आने से पहले या तो फिर कोई स्मॉल और मीडियम कंपनी है जिनको रैक माउंटेड सर्वर्स और रैक में इन्वेस्ट नहीं करना है, तो वो क्या करते थे, कोई भी रैक्स यूज़ करके उसमें डेस्कटॉप या तो फिर बड़े क्वालिटी के डेस्कटॉप या वर्क स्टेशन जिसको बोलते हैं वो इंस्टॉल करते थे, ठीक है, और वो रख देते थे, उस पर एक प्लेट रहती थी और उस प्लेट पे सर्वर्स लाकर रख देते थे। ये 90s की बात है या तो समझ लो आप 2000 की बात है। उस टाइम में ये जो डेस्कटॉप एज अ सर्वर यूज़ होते थे या तो फिर वर्क स्टेशन या तो फिर इसको टावर सर्वर बोलते हैं, अभी भी मिलते हैं इस, ठीक है। अगर कोई छोटी कंपनी है जिनका 2 या 3 ही सॉफ्टवेयर है, ठीक है, लाइक एक्टिव डायरेक्टरी या तो फिर कुछ फाइल सर्वर है, वो रखना है तो वो रैक में कहीं पे रख देते थे, इसलिए इसको टावर सर्वर बोलते थे। क्या बोलते हैं? हाँ, तो टावर सर्वर इसका भी सेम है, इसके पीछे 1 या 2 निक्कड़ रह गए और वो कनेक्ट रहते थे। प्लस अभी ये बात करते हैं पावर की। कोई भी कंप्यूटर को क्या क्या लगेगा? आपको नेटवर्क लगेगा, पावर लगेगा, ठीक है। और बहुत बार जब तुम सर्वर रूम में जाओगे या किसी प्रोफेशनल डेटा सेंटर में जाओगे तो तुमको कोई भी सर्वर को मॉनिटर कनेक्टेड नहीं दिखेगा, ठीक है, मॉनिटर वगैरह कुछ नहीं रहता वहाँ पे। आप जाते और उसको एक्सटर्नल मॉनिटर लगाते या तो फिर रिमोटली उसका ILO या तो फिर DRAC एक्सेस करते हैं। तो वो लोग मैं उसको आपको डिटेल में एक्सप्लेन करता हूँ, DRAC और ILO पे एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे हम लोग। तो अभी बात करते हैं पावर की। तो अभी जिस तरह से हमारे पास कितने निक्कड़ थे, 2 निक्कड़ 4 निक्कड़, वैसे नॉर्मल कोई भी कंप्यूटर में SMPS कितने रहते हैं? पावर सप्लाई, एक पावर सप्लाई रहता है, ठीक है, 400 वाट का, 450 वाट का, 650 वाट का, जैसा यूज़ करेंगे हम लोग उस तरह से। लेकिन सर्वर में और कभी कभी टावर सर्वर में, मोस्ट ऑफ द टाइम टावर सर्वर में भी 2 SMPS रहते हैं और हर रैक के अंदर 2 PDU रहता है, पावर डिस्ट्रीब्यूशन यूनिट या फिर PDU स्विच, ठीक है। तो क्या करते, एक पावर स्विच में से केबल आती और ये वाले PDU में जाती और यहाँ से केबल निकलती और वो इधर जाती। तो और ये जो इसको PDU का जो अपलिंक जाता है या तो फिर जो मेन ग्रिड से जो लाइन आती है वो जाके एक अलग ग्रिड को कनेक्ट होता है और ये ग्रिड अलग ग्रिड को कनेक्ट होता है। समझे? समझ लो कि मेरा जो डेटा सेंटर है वो कभी डाउन नहीं होना चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ, मैं एक MSEB का इलेक्ट्रिक कनेक्शन लिया है, ठीक है, और दूसरा कनेक्शन लिया है मैंने समझो रिलायंस से। तो अगर रिलायंस का पावर कट हो गया तो मेरी ये जो PDU बंद हो जाएगा, ठीक है, और जितने भी ये सर्वर्स कनेक्टेड थे क्या हो जाएंगे? बंद हो जाएंगे उसकी वजह से। वैसे देखा जाए तो इसके बीच में हम लोग UPS भी ऐड करेंगे, बट मैं फिलहाल में PDU की बात कर रहा हूँ। तो ये बंद हो जाएगा, या समझ लो इस सिस्टम का SMPS खत्म हो गया, एक SMPS खराब हो गया, बट मेरे एप्लीकेशन डाउन नहीं होना चाहिए, इसलिए इसमें 2 SMPS दिए हैं। तो वो 2 SMPS कनेक्ट कैसा करते हैं हम लोग? एक PDU को कनेक्ट करते और दूसरा ये PDU को कनेक्ट करते, ठीक है। फिर इस PDU के बाद में ये जो कनेक्शन रहता है वो MSEB से आएगा, दूसरा कनेक्शन आएगा रिलायंस से आएगा, और इन दोनों के बीच में मैं एक और कनेक्शन रहता है जिसको UPS बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा एक अलग UPS बैकअप रहेगा, ठीक है, एक और अलग UPS बैकअप रहेगा, इसके लिए अलग UPS बैकअप रहेगा। तो समझो ये UPS भी खराब हो गया तो मेरा ये UPS से कनेक्शन चलेगा। उसके बाद में अगर आपको 9959 का जब SLA रहता है, राइट, 99999 जब रहता है और उनके कुछ नॉर्म्स रहते हैं, तब क्या करते हैं हम लोग, इसके बीच में जेनसेट भी लगाते हैं, ठीक है। इसका अलग जेनसेट आएगा, इसका अलग जेनसेट आएगा होंडा, और इसका अलग जेनसेट आएगा। तो अगर ये खराब भी हो गया तो इस पर चलेगा। देन ये जेनसेट में जो डीजल आ रहा है, ठीक है, मैं इसको बोलूँगा इंडियन ऑयल से, इसका जेनसेट से डीजल आएगा और इसका आएगा शेल से। तो अगर इंडियन ऑयल का समझो कुछ इशू भी चल रहा है या फिर उनका समझो
कुछ भी शिपिंग है, शिपिंग की वजह से स्ट्राइक माल अवेलेबल नहीं है, तो शेल के यहाँ से डीजल मेरा अवेलेबल रह सकता, क्योंकि मेरा एप्लीकेशन डाउन नहीं होना चाहिए। जैसे कि समझो यूट्यूब डाउन नहीं होना मांगता, या तो फिर समझो यूट्यूब ये होस्ट कर रहे, तो लाइक जस्ट अज्यूम कि ये गूगल है और गूगल उनके डाटा सेंटर्स में कोई सर्वर डाउन होना नहीं देना चाहते, तो इस पे वो लोग इस तरह से इम्प्लीमेंट करते कि हर रैक को जो कनेक्शन जाएगा, ठीक है, चाहे वो स्विच का रहो चाहे वो पावर का रहो, वो दो जगह से जाएगा और फिर वो दोनों आगे आगे डिस्ट्रीब्यूट भी होते जाएंगे। तो ये जो इम्प्लीमेंटेशन को बोलते हैं अवॉइडिंग सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर, ठीक है। सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर अवॉइड करने के लिए इस टाइप का इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हैं, ठीक है। सीपीयू का है, ये मेरा जो सर्वर है, सर्वर के अंदर सीपीयू है। तो सीपीयू जब हाई होता है हाँ, तो सर्वर डाउन होता है क्या? नहीं, मतलब मेरे को अभी मेरा एक इशू चालू है, मेरे को वो आंसर दे रहा कि बहुत सीपीयू और हाई, उसकी वजह से मेरे सर्वर डाउन थे। सर्वर, हाँ, बहुत सीपीयू की हाई की वजह से तुम्हारा एप्लीकेशन डाउन हो गया, ठीक है। जैसे तुम्हारा डेटाबेस डाउन हो गया, सिट्रिक्स डाउन हो गया, ठीक है। हाँ, तो जो भी डाउन हो, एक एप्लीकेशन, हाँ, जो भी है, तो तुमको फिर क्या करना पड़ेगा, देन यू हैव टू इंक्रीज सीपीयू, फिजिकल सीपीयू इन दिस बॉक्स। अगर आपका वर्चुअलाइज एनवायरनमेंट है तो वर्चुअल सीपीयू उसमें इंक्रीज करना पड़ता है। मतलब अभी ये क्या है, ये मेरे सर्वर है, ठीक है। वर्चुअल पे जाऊँ मैं, ठीक है, समझ लो ये फिजिकल सर्वर है, सर्वर में सीपीयू कम गिर रहा है, ठीक है। देन टेक अ डाउन टाइम फॉर दिस सर्वर, ठीक है, उसमें एक और नया सीपीयू खरीद के ऐड करो। इसमें स्लॉट्स रहते हैं, ठीक है। उसमें तो बोल रहा है जगह नहीं है, मतलब कैपेसिटी कम है। कैपेसिटी सीपीयू की अभी कितने सीपीयू है, समझो 2 ही सीपीयू है उसमें, या फिर 4 सीपीयू है, ठीक है। दोनों हाई हो गए, दोनों 100% यूज हो रहे, ठीक है। तो क्या कर सकते हैं, इसको शट डाउन करने का, सर्वर को, उसको बाहर निकालने का, सर्वर शट डाउन करने का, उसको बाहर निकालने का, और उसमें और 2 सीपीयू ऐड करने के। कितने सीपीयू हो गए, 6 सीपीयू। 6 सीपीयू हो गए तो फिर तुम्हारा एप्लीकेशन सही काम करेगा, ठीक है। ये हो गया फिजिकल वर्ड। हाँ, तो अभी ये जो मैं बताया एकदम हार्डवेयर लेवल पे बताया। अभी क्या रहता, कोई भी इम्प्लीमेंटेशन जो रहता वो क्लाउड में रहो या तो फिर ऑन प्रीमाइस रहो, उसको वर्चुअल बोलते हैं, ठीक है, वीएम। तो तुमको एप्लीकेशन कौन से इस पे ये हो रहा, कौन से वीएम पे या कौन से सर्वर पे, तो सर्वर का जो एप्लीकेशन है वो भी इम्प्लीमेंट कैसा किया रहता है, 2 वीएम रहते, ठीक है, 2 वीएम रहते और दोनों उसको सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। अगर ये वीएम डाउन हुई तो भी तुम्हारा एप्लीकेशन बंद नहीं होना चाहिए, इसके थ्रू चल रहा, तो इसको शट डाउन करने का वीएम को, इसमें सीपीयू ऐड करने के, पावर ऑन करने का, ठीक है। पर अगर ये वर्चुअलाइज रहा तो प्लस ये तुम्हारा क्लस्टर में कॉन्फ़िगर रहेगा तो ही काम करेंगे। अगर मुझे कस्टमर इम्पैक्ट नहीं चाहिए तो मॉनिटरिंग 70% हाई यूटिलाइजेशन पे डाल के उनको मॉनिटरिंग के ईमेल ट्रिगर होते रह देंगे ना कि तुम्हारा सीपीयू 70% यूटिलाइज हुआ है, हाँ, तो उस पे डिलीट डेटा और कुछ काम करो। नहीं तो सबसे एक्चुअली प्रोसेस ये है कि सीपीयू यूटिलाइजेशन क्यों हो रहा, वो भी रूट कॉज एनालिसिस करना पड़ता है। कि किसी ने एक अननेसेसरी कोई एक सर्विस रन कर दिया और वो सर्विस रन होने की वजह से सीपीयू यूटिलाइजेशन बढ़ गया, जैसे मॉनिटरिंग एनेबल कर दिया, एक्स्ट्रा डिबगिंग एनेबल कर दिया, या फिर कोई क्वेरी चला रहा डेटाबेस की अननेसेसरी, बैकअप चला रहा है, तो वो आइडेंटिफाई करके तुम अगर फिक्स करते तो सीपीयू ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। नहीं तो फिर लेकिन अगर तुम्हारी कैपेसिटी बढ़ रही है, ठीक है, जैसे तुमने एप्लीकेशन कॉन्फ़िगर किया था 4 साल पहले और 4 साल से वही चल रहा, लेकिन 4 साल पहले का वर्कलोड जो था वो 10% था और अभी वो वर्कलोड हो गया 100%, तो तुमको यू हैव टू इंक्रीज योर इंफ्रास्ट्रक्चर कैपेसिटी। बट उसके लिए फंडिंग लगेगा, फाइनेंशियल फंडिंग ज़रूरत नहीं है वो। अगर मैं एज आई सेड, ये मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ एंटायर हार्डवेयर इंफ्रास्ट्रक्चर। अभी कोई भी डाटा सेंटर, कोई भी बड़ी कंपनी ले लो, बड़ी कंपनी दे हैव वर्चुअलाइज्ड इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है, और क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर। सो क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर और वर्चुअलाइज कम्स विथ फीचर कॉल्ड you can grow the environment without any additional of hardware। तो तुम हार्डवेयर ऐड नहीं करेंगे तो भी तुम उसको इम्प्रूव कर सकते, कैपेसिटी बढ़ा सकते तुम्हारे सर्वर की, ठीक है। तो इसके बाद में हम लोग आते थर्ड इम्पॉर्टेंट पॉइंट, जो अभी सबसे ज़्यादा फेमस है और सबसे ज़्यादा चल रहा है, वो है ब्लेड